Assalamu alaikum guys, I hope you are doing fine. My name is Asha Siddiqa and today I came back with you to end our golden era of knowledge and whatever it is, the golden era, especially golden era of Greek period. तो ग्रीक पीरियड को गोल्डन इरा ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीक पीरियड के डायमंड को डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल को अगर आसान अल्फाजों में इसका तारुफ़ कराया जाए तो ये प्लेटो का शागिर्द था। जिस तरह प्लेटो अफलातून अरस्तू मतलब सुकरात का स्टूडेंट था, शागिर्द था, इसी तरह ये एरिस्टोटल जो से वो प्लेटो का शागिर्द था। अब वो कैसे था, क्यों था, वो हम अभी डिस्कस करती हैं। तो एरिस्टोटल के बारे में अगर इसका तारुफ़ हम कराएं तो इसके बारे में जो से थॉमस एक्वाइनस है वो कहते हैं द फ़िलासफ़र, और फ़िलासफ़र्स इसके बारे में कहते हैं द फर्स्ट टीचर। इसी तरह फिर डेंटे इसके बारे में कहते हैं मास्टर ऑफ दोज़ हू नोस, उस्ताद उनका जो जानते हैं। प्लेटो इसके बारे में कहता है माइंड ऑफ अकेडमी। वाओ। उसके बाद रोमन फ़िलासफ़र जो से थे सिरो, वो इसके बारे में कहते हैं इफ़ प्लेटो प्रोज वॉज सिल्वर द एरिस्टोटल वॉज फ्लोइंग रिवर ऑफ गोल्ड। क्योंकि एरिस्टोटल सिल्वर है, तो फिर अगर प्लेटो सिल्वर है तो एरिस्टोटल जो है वो बहता हुआ सोने का दरिया है। उसके बाद फिर अगर हम इसकी नेशनैलिटी देखें तो नेशनैलिटी में ये ग्रीक है, लेकिन ये एथन में नहीं रहता था, ये मैक्टिक था। मैक्टिक मतलब कि फॉरेन रेजिडेंट्स को कहते हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स जो कि एथेंस में रहते हों। तो इसके फादर जो से थे वो किंग अमेंटस के कोर्ट फिजिशियन थे। इसके फादर का नाम नेकोमेकस था। नेकोमेकस जो से थे वो किंग अमेंटस के कोर्ट फिजिशियन थे। कोर्ट फिजिशियन किंग अमेंटस थे मैसिडोनिया के किंग अमेंटस जो से थे उनके कोर्ट फिजिशियन थे। अब कोर्ट फिजिशियन मतलब शाही हाँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, खैर कोर्ट फिजिशियन समझ रहे, शाही डॉक्टर ही कह लेते हैं। तो इस वजह से इसको हेरिटेंस में बायोलॉजी तो मिल गई कि इसने बायोलॉजी सारी अपने फादर से सीखी थी। फिर 17 एज के बाद फिर ये एथन में गया। एथन में इसने वहाँ पे द अकेडमी में एडमिशन लिया। 17 एज में एथेंस में गया था, द अकेडमी में एडमिशन लिया और 20 साल ये प्लेटो के साथ रहा था। प्लेटो के साथ 20 साल रहने के बाद फिर इसकी कुछ हैबिट्स थी जो कि ऐसे थी कि हर चीज़ को क्लासिफाइंग एवरीथिंग। फर्स्ट हैबिट भी, सेकंड थी कैटेगराइज एवरीथिंग, कि हर चीज़ को कैटेगराइज करने की कोशिश करना। और थर्ड थी एविडेंस ऑफ नॉलेज, क्लासिफाई इस तरह करना कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, कैसे बनी, किस तरीके से बनी, फिर उस तरीके की बना पे या तो उसको पहचान देनी, या फिर उसके मैटर जिस चीज़ से वो बनी है उसकी बना पे उसको पहचान मिल जानी। मतलब कि हर चीज़ को किसी न किसी तरीके से उसकी तख्लीक से लेके उसके मटीरियल से लेके उसका यूज़, हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को देख के उसको क्लासिफाई करना। ठीक है। उसके बाद कैटेगराइजिंग में हर चीज़ को कैटेगराइज करना, मतलब कैटेगराइज इस तरह ना जैसे कि हम मैटर, सॉलिड, लिक्विड कैटेगरीज है 3, इसी तरह उसकी अपनी कुछ कैटेगरीज थी जो कि जब हम आगे इसकी फ़िलॉसफीज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इसने हर चीज़ को 3 या मुख्तलिफ़ टाइप्स में और कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो इसी तरह कैटेगराइजिंग। और फिर थर्ड जो है एविडेंस ऑफ नॉलेज, के हर चीज़ का वो कहते थे अगर सच है, वही सुकरात वाली बात, अरस्तू वाली बात, अगर सच है तो सच्चाई का कोई सबूत तो होगा ना। तो वो जिस तरह कहता था कि सच जो है वो हर बात के अंदर जाई जाओ, इन डेप्थ जाई जाओ तो हमें सच्चाई मिलती है। तो इसी तरह ये कहता था कि सच्चाई है अगर कुछ तो उसका सबूत भी होगा, उसके एविडेंसेस भी होंगे। तो हर चीज़ को एविडेंस बेस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता था। तो इसी वजह से 20 साल प्लेटो के साथ रहने के बाद इसकी डिसएग्रीमेंट्स आने लग गई प्लेटो की फ़िलॉसफीज़ के साथ, प्लेटो की कुछ फ़िलॉसफीज़ के साथ, हर नहीं,
क्योंकि हम साइकोलॉजी के बेस में ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए फिर मैं आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड ही ज़्यादा बताती हूँ इन फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ीज़। जबकि जैसे कि हम पढ़ते हैं हर बार के मेटाफिज़िक्स, एथिक्स, एस्टिमोलॉजी, इतनी फ़िलासफ़ीज़ होती है। लाइक प्लेटो ने तो हर चीज़ के बारे में लिखा है, पॉलिटिक्स के बारे में, मेटाफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, और इसी तरह काफ़ी फ़िलासफ़र्स ने हर चीज़ के बारे में तकरीबन लिखा है। तो हम सिर्फ साइकोलॉजी के बेस में थोड़ा थोड़ा सा इनका पढ़ लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप गूगल सर्च करें और इनकी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ लें। फ़िलासफ़ी के सब्जेक्ट में आती हैं। खैर, तो इसकी डिसएग्रीमेंट होने लगी प्लेटो के साथ। तो प्लेटो यही वजह बनी कि जब प्लेटो मर गया, मतलब वफ़ात पा गया, तो उसको फिर एकेडमी का डायरेक्टर नहीं बनाया गया। और इस वजह से ये नाराज़ होके किंग फ़िलिप जो उनसे थे, किंग फ़िलिप के 13 साला बेटा अलेक्जेंडर के टीचर बनने के लिए राज़ी हो गए और 5 साल फिर ये उधर रहे। जब किंग फ़िलिप जो है वो मर गया और अलेक्जेंडर जो है वो तख्त नशीन हो गया, तो फिर अलेक्जेंडर ने जब एथन को फ़तह किया, उसने फिर अपने उस्ताद को परमिशन कह लें या सपोर्ट कह लें या जो भी कह लें, वो देते हुए उसको एकेडमी बनाने का, अपनी खुद की एकेडमी बनाने का कहा। तब एरिस्टोटल ने फिर अपनी खुद की एकेडमी बनाई थी और उस एकेडमी को कहते हैं द लाइसेम। द लाइसम जो सी है, अगर वो देखें तो वो द अकेडमी से काफ़ी मुख्तलिफ थी। वो द अकेडमी जो सा था वो एक प्राइवेट क्लब था स्कॉलर्स का, जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट और स्कॉलर लोग ही को आने की इजाज़त थी, जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स भी अच्छे खासे होते थे, स्कॉलर रिच्ड, नॉलेज रिच्ड फैमिली बैकग्राउंड्स होते थे उन स्कॉलर्स के, उनको ही आने की परमिशन थी। और वो आपस में अपनी फ़िलासफ़ीज़, अपने महान से ख़यालात शेयर करते थे और किताबें लिखते थे। जबकि लाइसम जो सी थी वो पब्लिक अकेडमी थी। द लाइसम में हर बंदे को दाखिले की इजाज़त थी। उधर रेगुलर फ्री लेक्चर्स होते थे जो कोई भी बंदा दे सकता था और कोई भी बंदा ले सकता था। उधर कलेक्शंस थी, लार्ज नंबर ऑफ़ कलेक्शंस थी नेचुरल साइंसेस में और हर चीज़ के बारे में, क्योंकि हर बंदा उधर आके अपनी किताब लिखने बैठ जाता था। और तकरीबन हर बंदे को उधर इजाज़त थी कि वो कोई भी लेक्चर ले सकता है। हर बंदे से मतलब ये नहीं कि कोई अनपढ़ भी, मतलब कि मैंने जैसे कि आपको बताया द अकेडमी में बैकग्राउंड की ज़रूरत होती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत होती थी। तो वो सब नहीं था। हर बंदा जो कि अपनी इस्तात में अपने आप को जानता था। लाइक कि हमारा तो ये मानना है ना कि जिस चीज़ को हम कोशिश करें हमारे लिए वही कुछ है, और ये हमारा दीन भी है, सारा कुछ ही है। तो इसी तरह के जब वो लोग आते थे, लेक्चर्स लेते थे, नॉलेज गेन करते थे, उनको पता चलता था, फिर वो अपने थॉट्स पे किताबें भी लिख लेते होते थे। तो इस तरह द लाइसम जो सी थी वो अगर द अकेडमी को फ़र्स्ट अकेडमी या फ़र्स्ट स्कूल कहा जाता है, तो द लाइसम को यूनिवर्सिटी कहा गया। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो वास्ट नॉलेज आ जाता है। वास्ट नॉलेज इस वजह से क्यों कि एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, डी एनीमा जो सी थी इसने लिखी थी। और एरिस्टोटल जो सा था वो फर्स्ट फ़िलासफ़र था जिसने साइकोलॉजी को एक एक्सटेंसिव टॉपिक के तौर पे रीड किया, स्टडी किया, ट्रीट किया, सलूक किया, इसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। तो इसने इसमें उसके बारे में मेमोरी, सेंसेशन और स्लीप, ड्रीम्स, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, तकरीबन हर चीज़ के बारे में इसने इसमें बात कर दी थी। उसके अलावा इसने, जैसे कि हमने पहले बात करनी है कि हर फ़िलासफ़र जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, इसी तरह क्योंकि ये प्लेटो का शागिर्द था तो ये प्लेटो से कैसे पीछे रहता है, जैसे प्लेटो सुकरात से पीछे नहीं रहा तो ये प्लेटो से कैसे पीछे रहता है। इसने भी हर चीज़ के बारे में बात की थी। इसने मेटाफिज़िक्स के बारे में बात की थी, इसने फ़िज़िक्स, एथिक्स, बायोलॉजी, रेट्रिक, पॉलिटिक्स, हर चीज़ के बारे में, इसने हर टॉपिक के बारे में, फ़िलासफ़िकल, साइंटिफिक, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के बारे में इसने काम किया था। और इसी वजह से फिर जिस तरह प्लेटो
जो था वो इंटरेस्टेड था एसेंस ऑफ ट्रुथ में, इस सुकरात की तरह इसी तरह एरिस्टोटल में भी ये उस्ताद शागिर्द का कीड़ा रहा। और ये भी जैसे कि हमने बात की पीछे कि क्लासिफाइंग एवरीथिंग, एविडेंस ऑफ नॉलेज, कैटेगराइजिंग, इसने भी यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है, द एथेंस ऑफ ट्रुथ, कि एथेंस और ट्रुथ जिनसे वो हर चीज़ की होती है, जो कि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि उस चीज़ों के अपीयरेंस को पीछे छोड़ देती हैं, ठीक है, हर चीज़ को। और एरिस्टोटल का भी अपने उस्ताद की तरह ये माना, मतलब सुकरात की तरह ये माना था कि ट्रुथ कुड बिकम नॉन बाय स्टडिंग नेचर, कि अगर हम स्टडी को जाने, अपने कुदरत को जाने, तो फिर हम हर चीज़ को जान सकते हैं। स्टडीज़ ट्रुथ मतलब सच्चाई को जान सकते हैं, हकीकत से आशना हो सकते हैं अगर हम कुदरत को जानें। उसके बाद फिर रैशनलिज़म एंड एम्पिरिज़म आ जाता है। रैशनलिज़म में और एम्पिरिज़म में अगर हम बात करें, रैशनलिज़म और एम्पिरिज़म में अगर हम बात करें तो फिर हमें देखने को मिलता है एरिस्टोटल एम्ब्रेसेस बोथ रैशनलिज़म एंड एम्पिरिज़म के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो रैशनलिज़म में ये हो जाता है कि हर चीज़ को रैशनली सोचना, हर चीज़ के रैशनल एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना, लाइक कि वो ये रैशनल थॉट्स को एक्सेप्ट करता था। वो उसका ये मानना था कि अगर हमारा दिमाग जो है वो नॉलेज को अटेन करता है, तो जो उनसे हमारी सेंसेस हैं वो फर्निश करती हैं हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे रैशनल थॉट्स के तौर पे, ठीक है। लाइक कि हमारे दिमाग में बहुत से थॉट्स हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जब हम अपने सेंसेस के थ्रू उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे तो उसके बारे में एक रैशनल थॉट बन जाएगा, और रैशनैलिटी को हम रीज़नेबल या फिर लॉजिकल वे में थिंकिंग या थॉट्स को उसको कहते हैं कि कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो कंटेन करता हो, उसको रैशनैलिटी, रैशनल थॉट्स और ये सारा कुछ कह देते हैं। अच्छा, फिर अब एरिस्टोटल दूसरे फिलोसफर्स की तरह और ये एक्सेप्ट करता था सेंसरी एक्सपीरियंसेस की इम्पोर्टेंस को और मेंटल ऑपरेशंस को, ठीक है। मेंटल ऑपरेशंस के, हाँ, हमारा दिमाग ये सारा कुछ करता है, ऑपरेट करता है, लाइक हम किसी भी बीमारी को ऑपरेट करके सही करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम किसी भी थॉट को, किसी भी ऑपरेशन का मतलब समझ जाओ ना अब, कि हम किसी भी चीज़ को लेके उसकी सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो एक प्रोसेस करते हैं ना, उसको ऑपरेशन कहा गया है। मेंटल प्रोसेस को ऑपरेशन कहा गया है, जिसमें थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी और ये सारा कुछ आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सारा कुछ आ जाता है। तो उसने यही कहा है, उसने भी बाकी फ़िलासफ़र की तरह सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और सेंसरी एक्सपीरियंसेस मतलब कि टच, साइट, नज़र, स्मेल, सूंघना, हियरिंग सुनना और स्मेल सूंघना, ठीक है। मैंने डिफरेंटली बोला है लेकिन मुझे लगा शायद सिमिलर हो गया। खैर, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। तो इसने उस तरह उन सब फिलोसफर्स की तरह सेंसरी एक्सपीरियंसेस को और मेंटल ऑपरेशंस, इन दोनों की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया था, और इसने ये सारा ज़रा एम्पिरिज्म और रैशनलिज्म में ही पढ़े हैं। और इसके बाद इसने एम्फसाइज़ किया था केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ नेचर बाय ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। वही बात कि इसने कहा था कि नेचर को बहुत ध्यान से, कुदरत को हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए और उसको क्लासिफाई करना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन इससे कुदरत की बताई थी कि हर चीज़ को देख के उसको क्लासिफाई करो, उसको ऑब्ज़र्व करो और फिर उसके बारे में कुछ भी लिखो या बताओ। इस तरह ये रैशनिस्ट भी था और एम्पिरिस्ट भी था। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसके बिलीव्स और इंटरेस्ट की बात। ये तो खैर हमारी हो चुकी है बिलीव्स और इंटरेस्ट की। अगर आप पढ़ें एसेंस और ट्रूथ की भी बात हमने कर ली, कि वो कहता था कि चीज़ों की जिस तरह वो नज़र आती हैं उससे ज़्यादा भी कुछ हैं या उसके पीछे भी कुछ हैं। तो एसेंस और ट्रूथ तक जाओ, उसके अपीयरेंसेस या फॉर्म पे इतना ना खो। तो उसके बाद फिर एरिस्टोटल को स्टडिंग नेचर, ये भी बात कर ली कि हम सच्चाई के तरफ तभी पहुंच सकते हैं जब हम कुदरत को जान लें। और थर्ड वाली जो अटेन नॉलेज एंड सेंसेस फर्निश द इंफॉर्मेशन, ये भी बात हमारी हो चुकी है।